हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम कुछ दिन में शुरू ही होने वाला है। और आप लोगों को साइंस के वेटेज रेलवे के हर एक एग्जाम में कितना है आप लोगों को पता होगा। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं एक एनसीईआरटी सीरीज, जो एनसीईआरटी क्लास 8, 9 और 10 से जो भी एमसीक्यूज बनते हैं वो एमसीक्यू रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम तक आप लोग तक पहुंचाया जाएगा। तो आज का हम लोग का पहला सेट है, आज हम लोग पहला पार्ट बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है। आज का हम लोग पहला क्वेश्चन है, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं, जीवित कोशिका का खोज करने से पहले एक मृत कोशिका का खोज हुआ था, जिसका खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। जीवित कोशिका का खोज मेरा एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीवित कोशिका का खोज एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीवित कोशिका से पहले जो मृत कोशिका का खोज किया गया था, मृत कोशिका का जो खोज हुआ था, यानी जिसको बोलते हैं सिर्फ कोशिका का खोज किया गया था। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक द्वारा रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। ठीक है, इसके जस्ट 9 साल बाद यानी 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक, 9 साल बाद, किसके 9 साल बाद, कोशिका की खोज होने के ठीक 9 साल बाद यानी 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज कौन किया था, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। कोशिका से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, तो आगे इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। मानव का रक्तचाप क्या होता है। मानव शरीर का जो ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप है, उसको कितना mm/Hg होता है, इसको पूछ रहा क्वेश्चन में। तो मानव शरीर में जो रक्तचाप होता है उसमें पहला ऑप्शन है मेरा 120 mm/Hg, दूसरा ऑप्शन है मेरा 120/100 mm/Hg, तीसरा ऑप्शन है 120/80 mm/Hg और चौथा ऑप्शन है 110/180 mm/Hg। आप लोग सब जानते हैं कि मानव शरीर का जो ब्लड प्रेशर है उसका जो रेंज होता है 120/80 mm/Hg। Hg फॉर क्या होता है, Hg मेरा हो जाता है मरकरी। Hg मेरा क्या हो जाता है, मरकरी हो जाता है। जो 120 mm/Hg है उसको बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। और 120/80 mm जो ऑफ Hg है उसको बोला जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो जो 120 mm/Hg को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और जो 80 mm/Hg है उसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर मापने का जो यंत्र है उसको सिफगो मैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है। तो ब्लड प्रेशर मेरा मापा जाता है सिफगो मैनोमीटर से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा मेरा क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन की खोज कब और किस वैज्ञानिक ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन हार्मोन का खोज कब और किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इंसुलिन हार्मोन का खोज पहला ऑप्शन है 1928 में FW वेंट ने किया था। दूसरा ऑप्शन है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। तीसरा ऑप्शन है 1921 में बेंटिंग ने किया था और चौथा ऑप्शन है 1674 में ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है, इंसुलिन हार्मोन का खोज कौन किया था, 1921 में बेंटिंग द्वारा किया गया था। 1921 में किसके द्वारा खोज किया गया था, बेंटिंग के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का खोज किया गया था। इसमें 3-4 ऑप्शन जो है जो लिया गया है रिवीजन के तौर पर। पहला ऑप्शन जो है मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है
1665 में रॉबर्ट हुक ने, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोज किया था। किसका खोज किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में? कोशिका का। और कैसा कोशिका खोज किया था? मृत कोशिका का। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जो रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो कोशिका खोज किया था वो कोशिका कौन सी थी? जीवित थी या मृत कोशिका थी? तो रॉबर्ट हुक द्वारा जो कोशिका खोज किया गया था वो मेरा एक मृत कोशिका था। ये 1674 में लियन हॉक द्वारा, तो 1674 में लियन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था। किसका खोज किया था? जीवित कोशिका का खोज, लिविंग सेल का खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक, जो 1674 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इससे हम लोग देखेंगे ब्रेन से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको बारे में हम लोग जानने का भी कोशिश करेंगे कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पहला ऑप्शन है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ऑप्शन बी है मेरा पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है मेरा पिनियल ग्रंथि और ऑप्शन डी है मेरा अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए जो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्लैंड के नाम से, ग्लैंड के नाम से जाना जाता है किसे? हाइपोथैलेमस ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि, जी हाँ, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे शरीर में जितना भी ग्रंथि है, सिर्फ हाइपोथैलेमस को छोड़ के जितना भी ग्रंथि है सबको कंट्रोल करने का काम मेरा कौन सा ग्रंथि करता है? पीयूष ग्रंथि करता है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अब हाइपोथैलेमस को मास्टर और मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? तो हाइपोथैलेमस को मास्टर और मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथि को कंट्रोल करता है, लेकिन हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है, इसीलिए मास्टर और मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस ग्रंथि को बोला जाता है। यहाँ तीसरा नंबर ऑप्शन है पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि हमारे शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। क्या है? स्मॉलेस्ट ग्लैंड है हमारे शरीर का। इससे एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन को बोला जाता है मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन, पिनियल ग्रंथि से एक हार्मोन रिलीज होता है, इसे क्या बोला जाता है? मेलाटोनिन हार्मोन। इसका काम क्या है मेलाटोनिन हार्मोन का? तो जो हम लोग नींद चक्र यानी स्लीपिंग साइकिल जो होता है उसको कंट्रोल करने का काम मेरा कौन करता है? मेलाटोनिन हार्मोन। ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग मानव शरीर में रक्त शर्करा घटने में मदद कौन करता है? जो मानव शरीर है उसमें रक्त का जो चाप है, रक्त शर्करा है, उसको घटाने में मेरी मदद कौन करता है? पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज, तीसरा ऑप्शन है सोडियम और चौथा ऑप्शन है लिथियम। तो मानव शरीर में रक्त शर्करा को घटाने में मदद करने वाला मेरा जो हार्मोन है उसको बोला जाता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का खोज अभी जैसे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2 में 1921 में बेंटिंग द्वारा किया गया था। ग्लूकोज, सोडियम मेरा और लिथियम मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है। सोडियम और लिथियम को हम चाकू के द्वारा आसानी से काट सकते हैं क्योंकि इसका गलनांक भी बहुत कम होता है और इसका क्वथनांक भी बहुत कम होता है। इसको हम इजीली काट सकते हैं चाकू के द्वारा, चाकू से काट सकते हैं। क्यों? इसका गलनांक भी कम होता है, गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है। इसका वजह से इसे हम चाकू के द्वारा इजीली काट सकते हैं। सोडियम धातु जो है उसको हम केरोसिन के तेल में डुबा कर रखते हैं। क्यों? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम धातु को हम केरोसिन के तेल में डुबा कर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब सोडियम
ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो बहुत स्पीड से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके उसमें आग लग जाता है, यानी सोडियम ऑक्साइड बनाता है। जब सोडियम जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो जो रिएक्शन होता है उसको बोला जाता है सोडियम ऑक्साइड, Na2O बनता है। तो इसी वजह से हम लोग सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबा कर रखते हैं, क्योंकि जब वो हवा के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसमें तेजी से आग लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? मेंडलीव के आवर्त सारणी में मेरा कितने वर्ग होते हैं? मेंडलीव के आवर्त सारणी में मेरा कितने वर्ग होते हैं? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में मेरा 8 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 8 वर्ग होते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में मेरा 8 वर्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अष्टक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अष्टक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मेरा अष्टक का सिद्धांत पहला ऑप्शन दिया है डोबेराइडर ने, दूसरा ऑप्शन दिया है न्यूलैंड्स ने, तीसरा ऑप्शन दिया है मेंडलीव ने और चौथा ऑप्शन दिया है नीचे मेरा मोसले द्वारा। किसके द्वारा? मोसले द्वारा। तो अष्टक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अष्टक का सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था न्यूलैंड्स। अष्टक का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? न्यूलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अम्लीय वर्षा कब होती है? अम्लीय वर्षा कब होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे बोर्ड एग्जाम का हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और आज हम लोग इसके बहाने हम लोग देख लेंगे पीएच स्केल में क्या होता है इसमें। तो अम्लीय वर्षा होता है कब? जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, जब पीएच मान 5.5 से अधिक हो जाता है, जब पीएच मान 5.6 से कम हो, जब पीएच मान 5.6 से अधिक हो। तो अम्लीय वर्षा होता है मेरा कब? जब पीएच मान मेरा 5.5 से कम होता है। ये 5.5 से कम होता है तो क्या होता है? मेरा अम्लीय वर्षा होता है। दांत का झड़ना 5.6 से अगर कम है, अगर हमारे मुंह का पीएच जो है 5.6 से अगर कम है तो दांत का भी झड़ना शुरू हो जाता है। देखते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल होता है मेरा स्केल जिसमें 0 से 14 तक का स्केल होता है। ये बीच में मेरा 7 आता है, ठीक है। जो 0 से 7 का जो रेंज है उसे हम एसिड रेंज बोला जाता है, एसिड कहते हैं यानी अम्ल कहते हैं। और 7 से 14 जो होता है उसको हम बेस कहते हैं यानी क्षार कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे पीएच मान 7 से कम होते जाएगा एसिड की मात्रा क्या होगा? कम ज्यादा होते जाएगा। जैसे जैसे पीएच मान 7 से कम होते जाएगा वैसे वैसे एसिड की मात्रा ज्यादा होते जाएगा। जैसे 7 मेरा उदासीन होता है, 7 मेरा उदासीन है। जैसे हम लोग जो पानी पीते हैं उसका पीएच मान कितना हो जाता है? 7 है। उसी तरह जैसे अगर 7 से कम हो गया तो उसका एसिड थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, जब 0 आ जाएगा तो एसिड की मात्रा सबसे हाई हो जाएगा। उसी तरह जैसे जैसे पीएच 7 से ज्यादा इंक्रीज करेगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे क्षार की मात्रा में बढ़ोतरी होते जाएगा। अगर पीएच मान 8 है तो क्षार थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, पीएच मान 9 है तो क्षार उससे ज्यादा रहेगा, पीएच मान 10 है तो क्षार थोड़ा उससे ज्यादा रहेगा। हम लोग जानते हैं हम लोग के शरीर में जो ब्लड है, ब्लड का पीएच मान बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लड का पीएच मान कितना हो जाता है? 7.4। ब्लड का पीएच मान कितना हो जाता है मेरा? 7.5। इसी तरह एक क्वेश्चन एक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान हो जाता है 10.5। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उनका पीएच मान हो जाता है 10.5। ये था हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पूछ देगा कि 0 से 7 का रेंज को हम लोग क्या कहते हैं, एक पीएच स्केल में 0 से 7 का रेंज को हम लोग क्या कहते हैं? एसिडिक नेचर। 7 से 14 को रेंज को कहते हैं हम लोग बेसिक नेचर और 7 को हम लोग कहते हैं उदासीन। आप लोग याद रखिएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया पीएच मान से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है जो अभी हम डिस्कस कर चुके थे। किस पीएच परास में हमारा शरीर कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ह्यूमन का शरीर जो है, ह्यूमन का बॉडी जो है उसका पीएच रेंज कितना होता है, कितना से कितना के बीच कार्य करता है? चलिए देखते हैं। 7 से 7.5 ये तो नहीं है,
7 से 8 ये भी नहीं है, 7.5 से 7.8 ये भी नहीं है, तो 7 से 7.8। मानव का शरीर जो है, ह्यूमन बॉडी जो है, वो कितना पीएच के बीच में काम करता है? 7 से 7.8 पीएच के बीच में मानव का शरीर यानी मानव का जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो हम लोग पीएच स्केल के बारे में डिटेल से देखे ही। आगे क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान क्या होता है? रक्त का पीएच मान क्या होता है? रक्त का पीएच मान क्या होता है? अभी जस्ट 1 मिनट पहले बताएं, रक्त का पीएच मान मेरा 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त ब्लड प्रेशर को मापने वाला जो यंत्र है उसको भी बताएं, उसका नाम सिफ्गो मैनोमीटर है। ब्लड प्रेशर हमारे शरीर में होता है 120 mm of Hg बाय 80 mm of Hg। 120 mm of Hg को सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है और 120 mm of Hg को सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है और 80 mm of Hg को डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा। प्रकाश का निर्धारण, प्रकाश का निर्धारण किसके द्वारा होता है? प्रकाश का रंग जो निर्धारित होता है वो किसके द्वारा होता है? तो देखते हैं, आयाम के द्वारा, तरंग के दैर्घ्य के द्वारा, तीव्रता के द्वारा और वेग के द्वारा। तो प्रकाश का जो रंग है वो मेरा तरंग दैर्घ्य के द्वारा निर्धारित होता है। प्रकाश का जो रंग है वो मेरा किसके द्वारा निर्धारित होता है? तरंग दैर्घ्य के द्वारा निर्धारित होता है। प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। उस 7 अलग अलग रंग में विभक्त हो जाता है, जिसमें सबसे ऊपर रहता है उसको रेड बोला जाता है और सबसे नीचे है उसको बैंगनी कलर बोला जाता है। इसका मतलब है क्या बोलते हैं, प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो 7 अलग अलग रंग में विभक्त हो जाता है। सबसे ऊपर वाला जो कलर है, सबसे ऊपर रहता है, मान लीजिए सोर्स ऑफ लाइट है, ये मान लेते प्रिज्म है और यहाँ से लाइट जा रहा है, तो सबसे ऊपर वाला जो रहता है उसको हम लोग रेड बोलते हैं, ये रेड है मेरा, और सबसे नीचे वाला हम लोग बैंगनी बोलते हैं, बैंगनी कलर बोलते हैं। रेड का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। रेड कलर का तरंगदैर्घ्य मेरा क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है और बैंगनी कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसी वजह से रेड को हम लोग खतरे की निशानी के तौर पर देखते हैं, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है तो वह दूर से भी हमें नजर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्लास 10 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? मतलब मेरा जो साग सब्जी है जो हम लोग खरीद के लाते हैं बाजार से, उसको जो कम गल जाता है, कुछ दिन रखने के बाद वो खराब हो जाता है, उसमें किस प्रकार का अभिक्रिया होता है कि वो मेरा खराब हो जाता है? पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, चौथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो साग सब्जी का जो मेरा कंपोस्ट होकर विघटित हो जाना मेरा कौन सा अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन है मेरा संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है मेरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, चौथा मेरा अपचयन अभिक्रिया। तो भोजन का पचना मेरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, साग सब्जी का गल के कंपोस्ट होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, श्वसन मेरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये तीनों मेरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन कौन? भोजन का पचना, श्वसन यानी सांस लेना, और तीसरा साग सब्जी का गलना, ये तीनों मेरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिप्स के थैली में कौन सी गैस भरी होती है? चिप्स के थैली में जो चिप्स हम लोग खाते हैं, कुरकुरे, लेस, ऐसे तो सेहत के लिए हानिकारक है, खाना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें खाते हैं बहुत सारे लोग, तो उसमें कौन सा गैस भरा होता है? चिप्स के थैली में ऑक्सीजन गैस भरा होता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है, हाइड्रोजन गैस भरा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा होता है। तीनों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस चिप्स के थैली में भरा होता है। जी हाँ, चिप्स के थैली में मेरा नाइट्रोजन गैस भरा होता है, जो नाइट्रोजन जो चिप्स को मुलायम होने से बचाता है, उसको क्रंची रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर मेरा 15 है। क्वेश्चन नंबर मेरा 15 है। क्वेश्चन नंबर मेरा 15 है। उपचयन में ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया जब होता है उसमें ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? यानी ऑक्सीजन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन घट जाता है, ऑक्सीजन वही रहता है, या इनमें से कोई नहीं, या ए और बी दोनों। तो उपचयन अभिक्रिया में मेरा ऑक्सीजन का अनुपात घट जाता है। ये मेरा राइट ऑप्शन है। उपचयन अभिक्रिया जब होगा, जब भी उपचयन अभिक्रिया होगा तो ऑक्सीजन का अनुपात जो है क्या है? घट जाएगा। सॉरी, अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात घट जाएगा। उपचयन, उप मतलब ऊपर, उप मतलब ऊपर, इसलिए ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। तो अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात घट जाता है, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात मेरा बढ़ जाता है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 15 है। अपचयन में ऑक्सीजन का कौन सा अनुपात है? तो ऑक्सीजन मेरा क्या हो जाता है? घट जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि उपचयन में ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो उपचयन में मेरा ऑक्सीजन का अनुपात मेरा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अभी हम लोग पढ़े अप मतलब अपचयन में ऑक्सीजन का अनुपात घट जाता है, उप मतलब ऊपर, तो उसमें ऑक्सीजन का अनुपात मेरा बढ़ जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ जाता है, ये मेरा राइट आंसर है। बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है। बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण मेरा क्या कहलाता है? ब्रिंजल चूर्ण, जिप्सम, बेकिंग पाउडर और धोने का सोडा। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है ब्रिंजल चूर्ण, ऑप्शन नंबर बी है जिप्सम, ऑप्शन नंबर 3 है सी है बेकिंग पाउडर, और ऑप्शन नंबर डी है धोने का सोडा। तो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण मेरा बेकिंग पाउडर कहलाता है। बेकिंग पाउडर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चार पांच अभी हम लोग देखेंगे। पहला तो संतरा में कौन सा अम्ल है पाया जाता है, तो अभी हम बताएंगे। उसके अलावा देखते हैं हम लोग टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है मेरा टार्टरिक अम्ल, सॉरी टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में पाया जाता है मेथनोइक अम्ल। ये सब मेरा अम्ल जो हर एक अलग अलग चीज में पाया जाता है। आंवला में पाया जाता है मेरा सिट्रिक अम्ल। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसमें चार ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में, और लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दूध में। चींटी के डंक में पाया जाने वाला है, चींटी के डंक में पाया जाता है मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फ्रूट्स में, कौन सा चीज में क्या क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा। सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सिनेबार किसका अयस्क है? पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है पारा, तीसरा ऑप्शन है सल्फर, चौथा ऑप्शन है कार्बन। तो सिनेबार मेरा किसका अयस्क है? पारा का अयस्क को सिनेबार कहा जाता है। मरकरी का जो अयस्क है उसका नाम सिनेबार है।
तीनों बार किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है। दिया है। और आज का वीडियो का, आज का सेशन का मेरा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं, किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता है? मतलब कौन सा ऐसा धातु है, ऑप्शन 4 ऑप्शन में ए बी सी डी में, कि कौन सा ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से नहीं काट सकते हैं? पहला है मेरा कार्बन, दूसरा है सोडियम, तीसरा है लिथियम, चौथा है पोटेशियम। ये मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में देखे थे कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है, लेकिन कार्बन जो एक नॉन मेटल है, तो उसको हम चाकू के द्वारा आसानी से नहीं काट सकते हैं। ये मेरा था आज का 20 क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता है? तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है, लेकिन कार्बन को चाकू से आसानी से नहीं काट सकते हैं। इसको सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं, उसका रीजन है इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों बहुत ही कम होता है। तो अगर आज का वीडियो, आज का लेक्चर आप लोगों को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।